मैं उपेन आपसे शुरुआत करना चाहता हूं और इस सवाल का सामना आपको कई प्लेटफॉर्म्स पर करना पड़ेगा। लंबे समय से एंकर्स, जर्नलिस्ट, यहां तक कि राजनीतिक दल भी आपसे कहते रहे कि आपका पॉलिटिकल मोटिव है, और अब लगता है कि हां देखिए लोग झूठ नहीं पूछ रहे थे। पूरे देश का एक ऐसा युवा आप बता दीजिए जिसने 300 से ज्यादा आंदोलन किए हुए हैं, 2.5 लाख से ज्यादा सरकारी जॉब दिलाया हो, दर्जनों बार जेल जाना, दर्जनों मुकदमे, 12 अनशन, लंबे संघर्ष के बाद मैं इस मैदान में, सिस्टम में इसलिए उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा कि आज 40 से 50 लाख युवा शिक्षित बेरोजगार है और एक व्यक्ति से 4-5 सदस्य जुड़ते हैं तो 2 से 2.5 करोड़ युवा मतदाता है जो किसी भी राजनीतिक पार्टी के समीकरण बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं। जब सत्ता में लाने में अहम भूमिका युवाओं की होगी, नहीं तो फिर आपने बात पूछाने के लिए मैं नहीं, उपेन आप में और अरविंद केजरीवाल में क्या अंतर है? अंतर मैं आपको बताना चाहूं, उन्होंने पार्टी बनाई, हम सत्ता में भागीदारी चाहते हैं। आज सीएम से मिलने, कोई पार्टी हो, सरकार कोई सी भी हो, सीएम से मिलने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, अनशन करने पड़ते हैं, उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है, लखनऊ जाना पड़ता है। आखिरकार हमारा युवा सीधे सरकार तक बात कब पूछा पाएगा? एक भी व्यक्ति बता दीजिए, आज भी सब नेता युवाओं के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हो आंदोलन से कुछ नहीं होता? 7 जनवरी 2019 को जब पहली बार मैं सड़कों में उतरा इस सरकार में, और 9 अक्टूबर को जो आचार संहिता लगी था, मैं कर्मचारी चयन बोर्ड के बाद वहां घेराव करके बैठा था, यानी कि हमेशा सड़कों पे रहा, युवाओं की आवाज उठाई। मैं जानता हूं, एक मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, मैं यहाँ तमाम लोग बैठे हैं, चैलेंज के साथ कह सकता हूं। एक बात बताइए, क्या इतना बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी जिस पर वोट पड़ेगा? मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, 22 लाख नए मतदाता, और अगर मैं कहूं कि 2.5 करोड़ के आसपास ऐसे मतदाताओं की संख्या होगी जो किसी न किसी तौर पर नौकरी से डायरेक्ट, या किसी की बहन होने के नाते, किसी की मां होने के नाते, किसी के पिता होने के नाते वो बनेंगे, लेकिन क्या वो इस मुद्दे पर वोट डालेंगे? क्योंकि किसी चुनाव में इस मुद्दे पर वोट पड़ा हो ऐसा तो कांग्रेस ने भी नहीं देखा। आपने देखा होगा, लगातार मैंने 11 रैलियां निकाली थी, ठीक है, इसी साल में, और हमने शुरू से कहा कि इस बार चुनाव पेपर लीक, बेरोजगारी, रोजगार के मुद्दे पर होना चाहिए, और इस बार जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 200 एमएलए चुनाव लड़ेंगे। आज उनको पूछ लीजिए कि डीओपी सेक्रेटरी कहां बैठता, पंचायत सेक्रेटरी कहां बैठता, कौन सी भर्ती, क्या हालात है, नहीं बता पाएंगे। ठीक है, वो वंशवाद, पैसेवाद के बलबूते आए, लेकिन युवाओं की पीड़ा नहीं समझ पाएंगे। युवाओं की पीड़ा, उनका दर्द समझ के कई बार लाठियां खाई, जेल गए और युवाओं की आवाज बुलंद की। मेरा सवाल यह है, 4-5 सीटों पर आपका चुनाव लड़ने की मंशा है, उससे आप सत्ता में आने की स्थिति में नहीं है, ना आप सत्ता को सपोर्ट करने की स्थिति में है, ना आप इस स्थिति में है कि सिस्टम को बदलकर अपने पक्ष में काम निकलवा सकें, तो फिर पॉलिटिकल मोटिव क्यों? देखो, हमने युवा बेरोजगार संवाद 2 से शुरू किया है। युवाओं से संवाद अभी भी जारी है कि हमें किस पार्टी के साथ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। पिछला कार्यकाल, वर्तमान कार्यकाल, दोनों की तुलनात्मक अध्ययन के बाद हम निर्णय लेंगे कि कौन सा बेहतरीन है। इनकी कार्य योजना जानेंगे, पेपर लीक को लेकर, रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर, दोनों पार्टियों की क्या कार्य योजना, विभिन्न नेताओं से मुलाकात करेंगे और किसको समर्थन देकर किसके साथ जाना है। और चुनाव लड़ते तो विधानसभा में आंख से आंख मिलाकर वो सवाल कर सकते हैं कि आपने वादे किए थे, क्या हुआ, आपने क्या कहा, क्योंकि यह विधानसभा हासिल क्या होगा? सीधी बात पूछा ना, हासिल क्यों नहीं होगा? भगत सिंह अकेला ही था ना। जब तरह तरह के जवाब लेना तो आ गया है ना। नहीं, वैसे ही कोई जवाब दे दिया जाएगा। अब उठा के जेल में पटक देते हैं, झूठे मुकदमे में जेल में डाल देते हैं, तो कम से कम मुकदमे नहीं लगेंगे। कम से कम जब विधानसभा चलेगी, कोई भी मुख्यमंत्री को सीधे सवाल कर पाएंगे, पूछ पाएंगे, युवाओं से वादे किए तो क्या हुआ, नौकरी का क्या हुआ, वो सवाल पूछ पाएंगे, सीधी बात पूछा पाएंगे। आज धरना प्रदर्शन, अनशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, कहां जाना पड़ता है मुख्यमंत्री मिलने के लिए, सरकार कोई सी भी हो, मैं दोनों सरकारों की बात कर रहा हूं, मिलने के लिए बहुत यत्न, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जब हमारा प्रतिनिधि विधानसभा में दहाड़ेगा, बोलेगा, आवाज उठाएगा, सवाल पूछेगा, सामने से आंख से आंख मिलाकर बात करेगा, बताइए क्या हुआ, तो ऐसा हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसलिए लेकिन क्या आपके इस कदम से ऐसा नहीं लगता कि आंदोलनों की कोई वैल्यू नहीं है? आंदोलनों का जो भी एक स्वर्णिम इतिहास रहा है वो खत्म हो रहा है। पहले अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं, अब आप करेंगे। देश का पहला ऐसा युवा हूं जिसने 2.5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिलाने का काम किया है। जो आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया था, लखनऊ का, मुझे आज भी आता है 21 जून 2021 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री का एक प्रेस नोट जारी हुआ, राज्य सरकार की तरफ से 10,000 से ज्यादा पदों पर संविदा पे भर्ती निकाली जाएगी। हमने विरोध किया, दिल्ली प्रदर्शन किया, उत्तर प्रदेश पूछे, 16 जुलाई को पूछे, और वहां मारपीट हुई, वहां हमारे को पीटा गया दौड़ा दौड़ा के, जिसमें मेरे साथ मारपीट हुई। और 19 जुलाई को प्रियंका गांधी जी से मुलाकात हुई, और 23 जुलाई को मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की मीटिंग लेकर इस टाई भर्ती की घोषणा की। आज वो लोग नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, संघर्ष का परिणाम भी मिला है, ठीक है, जीत भी हुई है। लेकिन हम चाहते हैं कि इतना समय नहीं है कि हम सीधी बात रख पाए युवाओं की। आज भटकते हैं, 4,500 पद का। तंत्र के सहारे नौकरी की बात की जाती है,
उपेन, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं। उसमें कौशल की भी बात कर ली जाती है, आप अपने कौशल के बेसिस पर दुकान खोल सकते हैं, इसकी भी बात कर ली जाती है, लेकिन तमाम आंकड़े गिनाते वक्त वो आंकड़े सामने नहीं आते कि कितनों की नौकरियां गई। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो कितनों की गई हैं? देखो स्वप्निल जी, मैं बीजेपी और कांग्रेस के दोनों दलों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, वो तो मैं जवाब दूंगा। कोरोना में नौकरियां गई है, लेकिन मैं एक किसान का बेटा हूं। गांव में क्या होता है कि 10 बच्चे एक परिवार में या 5 बच्चे, सभी को तैयारी करवाते हैं सरकारी जॉब की। धीरे धीरे एक एग्जाम 2 एग्जाम बाद में लगता है कि 4 बच्चे पढ़ने में एक्सेप्शन में कमजोर है, तो 4 अपने आप प्राइवेट जॉब करने लग जाता है। कोई दुकान खोल लेता है, कोई जूस की दुकान, कोई डेयरी खोल लेता है, लेकिन एक बच्चा तैयारी करता है, जो उसका पेपर लीक हो जाता है या कोर्ट में अटक जाता है ना, तो वो पूरा परिवार कमजोर हो जाता है। यदि एक व्यक्ति को ज्वाइनिंग मिल जाए तो 7 पीढ़ी तक उसका भला